सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जो आपको पिछली बार क्वेश्चंस दिए थे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट के, आज हम उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, और इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इनका जो कॉपी फॉर्म है, टेक्स्ट फॉर्म है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पा दिया। वहाँ से डाउनलोड करके या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो दिया था वो था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है और एक्सप्लेन एनी टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। हमें दो एस्पेक्ट्स बताने की क्या हो सकता है डेवलपमेंट, अब जो टेक्निकली अकॉर्डिंग है। तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज और एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, environmental improvement in lifestyle, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स। तो जो डेवलपमेंट क्या होता है, वो क्या करता है, वो हमारे ग्रोथ क्रिएट करता है। हमारी ग्रोथ हो रही है किसी चीज़ की, चाहे वो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो चाहे फिजिकल ग्रोथ हो। प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी लाइफस्टाइल और अच्छा इंप्रूव हो रहा है, फिजिकल कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट जो है उसके वो इंप्रूव हो रहे हैं। मतलब कुछ भी इसमें से जो उसका इंप्रूव हो रहा हो, मतलब डेवलपमेंट ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट, तो उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। सिर्फ इकोनॉमिकल वे में नहीं, एवरी वे में, चाहे उसका सोशल हो, चाहे उसका सोशल सर्कल हो, या कोई रिलेशनशिप हो, या कोई उसके लिए और भी बहुत एस्पेक्ट्स हैं। आइए दो एस्पेक्ट्स देखते हैं कौन से हैं। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, जो अगर मैं आपको बता रही, तो अगर आपने मेरी जो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो अभी आप देखिए, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी आई बटन पे, तो इस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको मैं जो आज समझाऊंगा वो अच्छी से समझ आ पाएगा। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो हमने पहले उस वीडियो में डिस्कस किया था कि अलग अलग पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। और जो सेकेंड एस्पेक्ट था वो था व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इंस्टेड इन सम केसेस इट मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर्स। तो अगर कोई सेम सिचुएशन है, वो तो उसी सेम सिचुएशन में एक पर्सन के लिए तो कोई वो चीज़ डेवलपमेंट हो सकती है, पर दूसरे पर्सन के लिए वो जरूरी नहीं कि वो डेवलपमेंट हो। और इनफैक्ट इन सम केसेस कभी कभार तो उसके लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद आपको वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेवलपमेंट गोल्स। तो पहले अभी हमने जाना था डेवलपमेंट क्या होती है, अब हम जानेंगे डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। Development goals are the goals or tasks that a person achieves in order to achieve development in accordance with the situation. तो development goals वो goals या task होंगे जो एक person पूरे करता है, उसको achieve करता है ताकि उसको development मिल जाए, उसके according जो development है उसकी situation के according। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर person के लिए जो development है वो अलग है according to his situation। और जब उनकी डेवलपमेंट अलग अलग होगी तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स भी अलग होंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा डेवलपमेंट गोल्स क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अभी हमने जाना था कि डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, अब हम जानेंगे कि डेवलपमेंट गोल्स सब पीपल के अलग अलग क्यों होते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स फॉर डेवलपमेंट बिकॉज देयर एस्पिरेशंस यानी उनकी सपने, डिजायर्स यानी उनकी चाहते, नीड्स यानी ज़रूरतें, एज वेल एज देयर लाइफ सिचुएशंस यानी वो किस माहौल में, उनके साथ क्या सिचुएशन है, डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये सारी सिचुएशन, उनके सपने, नीड्स, गोल्स, ये सब अलग अलग है। अब मान लो मैं और आप हूँ, तो आपके कुछ गोल्स अलग होंगे, मेरे गोल्स अलग होंगे, मेरे सपने अलग होंगे, आपके सपने अलग होंगे। आपका कोई सपना होगा कि मैं जॉब करूं, मेरा सपना होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल और ग्रो करे। तो सबके अलग अलग गोल्स होगी। तो और इट इज़ और कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ये जानते हो कौन से हैं। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ एवरी पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंगली। अब कोई अमीर आदमी होगा, उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि वो अपना पैशन फॉलो करे और उसमें कुछ बने। कोई एवरेज या मिडिल क्लास होगा तो उसके लिए उसका गोल होगा कि वो एक अच्छी जॉब पाए जिसके अंदर सैलरी अच्छी हो। तो उसके लिए डेवलपमेंट अलग अलग होगी ना दोनों के लिए। तो ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट्स है जो वो डिफर करते हैं और इन्हीं के कारण उनके डेवलपमेंट गोल्स भी डिफर करते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली
एक फैमिली है जो बहुत रिच है, वहाँ पे अगर कोई लड़का होगा तो उसका डेवलपमेंट गोल होगा कि एक अच्छे से कॉलेज में, रेप्यूटेड कॉलेज में उसकी एडमिशन हो जाए, वो इतना पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाए कि उसकी एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए। वेयर एज उसी फैमिली की अगर कोई लड़की होगी तो उसके लिए क्या उसका डेवलपमेंटल गोल होगा, उसके लिए गोल होगा कि उसको फ्रीडम मिले, क्योंकि आपको पता ही है गर्ल्स को फ्रीडम कम मिलती है, भाई तो जब मर्जी बाहर जा सकता है, अपने दोस्तों से खेल सकता है, लेकिन गर्ल्स को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती। तो वो चाहता है कि उसको कोई गर्ल चाहिए तो उसको फ्रीडम मिले, और बॉय चाहेगा कि उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। तो दोनों है, तो दोनों का सिचुएशन है कि एक ही फैमिली में रहते हैं, सेम इकोनॉमिकल स्टेटस है, पर उनके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग है जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर। तो बहुत एस्पेक्ट्स है जिनके कारण डेवलपमेंटल गोल डिफर करते हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which three development goals would you like to prescribe for a rural labor? एक कोई रूरल मतलब गांव में रहने वाला एक मजदूर है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? पहला, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, वो ज्यादा दिन काम कर पाए और उसको दिहाड़ी यानी तनख्वाह एक दिन की जो मिलती है वो ज्यादा मिले। लोकल स्कूलिंग टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी, आपको पता ही है लोकल जो सरकारी स्कूल होते हैं उनका हाल क्या होता है। आपको तो फिर भी आज इतनी साधन हो गए कि आप आराम से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गाँव में है उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो उसके लिए एक डेवलपमेंट गोल यही होगा कि वहाँ पे जो लोकल स्कूल्स है वो अच्छी एजुकेशन दे उनके चिल्ड्रन को। और थर्ड गोल हो सकता है दे वुड गेट इक्वल रिस्पेक्ट एंड ग्रेट गुड ट्रीट। और आपको पता ही होगा कि वो लेबर है तो उनका इकोनॉमिकल स्टेटस भी थोड़ा डाउन होता है, जिसके कारण लोग उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ये भी चाहिए, उनके डेवलपमेंटल गोल में ये भी एग्जिस्ट करेगा कि वो भी उनको भी इतनी रिस्पेक्ट मिले और उनको लोग अच्छे से उनके साथ व्यवहार करें, उनके साथ अच्छे से ट्रीट करें उनको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which three development goals would you like to prescribe for a farmer who depends only on rain for growing crops? तो एक फार्मर है जो सिर्फ बारिश पे डिपेंड है कि बारिश आएगी तो पानी मिलेगा और उसकी क्रॉप जो है वो ग्रो करेगी। तो उसके लिए क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं? हमने ऐसे 3 गोल बताने जो वो सोचता होगा कि वो उसके लिए होए। तो पहला, टू डिग ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन, वो ट्यूबवेल्स लगाए और कैनाल बनाए तो वो उसको बारिश पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप, उसकी जो क्रॉप है उसको उसके ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर एंड क्रॉप इंश्योरेंस, और उसको एक सस्ती लेबर अवेलेबल हो और हार्ड वर्किंग लेबर अवेलेबल हो और वो भी चीप प्राइस पे, और साथ ही साथ जो उसका क्रॉप है उसका इंश्योरेंस हो, ताकि कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण अगर इंसेक्ट या किसी मौसम के कारण उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस का क्लेम मिल सके। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, तब हमने क्या देखा था, एक लेबर की डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, उसका डेवलपमेंटल गोल होगा कि उसको हायर वेज मिले, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एक किसान की बात करें जो लेबर को काम देगा, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उसको चीप लेबर मिले। तो आप देख सकते हैं ना कैसे ही कि चीज वही है, पर जो वो था लेबर उसको चाहता कि ज्यादा मिले और ये चाहता कि मैं कम मिले। तो आप देख सकते हैं ना कॉन्ट्रडिक्शन। अभी इसके रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन आएंगे, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड टू लिव वेल। तो एक्सप्लेन, यहाँ पे कॉमा आना था, शायद नहीं होगा, वैसे बता देता हूँ कि मनी जो है हमें सारी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ले सकती एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, तो ये करते हैं एक्सप्लेन। मनी और मटेरियल थिंग, मतलब मटेरियल थिंग्स वो होती है जैसे कोई भी सामान हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो उनको मटेरियल थिंग्स कहेंगे। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन बाय, जो एक खरीदता है विद इट, मतलब कोई अगर मटेरियल थिंग खरीदता है मनी से, मनी और मटेरियल थिंग दैट वन बाय विद इट, जो मनी से बाय करेगा, इज वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स। तो ये मोस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब यहाँ पे आती है बात ध्यान से, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नॉन मटीरियल थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एक्सेट्रा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मनी और मटेरियल थिंग्स पे तो डिपेंड करती ही है, पर ये भी कुछ एस्पेक्ट्स है जिन पे डिपेंड करती है। क्या? इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबको फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, यहाँ पे कॉमा शायद गलती से आ गया, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो ये भी कुछ एस्पेक्ट्स है जो डिपेंड करते हैं क्वालिटी लाइफ जीने के लिए।
सेकेंड पॉइंट है मनी कांट बाय पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो हम मनी से घर तो ले सकते हैं, पर हम ये मनी से ये नहीं कर सकते कि जहाँ पे हम घर ले रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री हो। वो अलग बात है कि हम ऐसी जगह ले जहाँ पे पोल्यूशन फ्री हो, पर हम मनी से एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री नहीं कर सकते। और ना ही अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन पीस, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पीस तो हो गया शांति, और अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन हो गया। जो मेडिसिन हमें कोई साइड इफेक्ट ना करे, उसमें कोई हार्मफुल मटेरियल ना हो, क्योंकि अभी तक हमें तो बस बीमारी का इलाज चाहिए। अब ज़रूरी थोड़ा है कि उस बीमारी का इलाज हमें ऐसी मेडिसिन से मिले जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो यही बात कही गई है कि जो मनी है वो हमें बहुत कुछ बाय करके दे सकती है, पर सब कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट करते हैं, देयर आर मेनी फैसिलिटीज लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्क्स, हॉस्पिटल्स विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट अफोर्ड। अब एक सिंगल पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो स्कूल खड़ा कर दे, कॉलेज बना दे, पार्क बना दे। तो ये मोस्टली गवर्नमेंट या सोसाइटी अर्न करती है, मतलब लोग मिल के बनाते हैं और फिर उनको उसको यूज़ करते हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का, जब भी आएगा, उसमें हम पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जो एक सिंगल पर्सन बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता, एक मिडल मैन, बाकी बड़ी बात नहीं, लेकिन जो एक सिंगल पर्सन है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसलिए ग्रुप ऑफ पीपल मिलके पैसा कमाइन करके सब बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर, जस्टिफाई दिस लाइन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसा कि हमने जाना था एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, अब हमने बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। तो आइए जानते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब हर एक आदमी एक दूसरे से अलग है। द नोशंस ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो वेरीज। नोशंस मतलब वो डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचता है, उसके क्या विचार है, वो अलग है, सबके अलग हो गए। द डिफरेंस इन सोसाइटी, सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द पीपल जनरली रिजल्ट इन डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो पीपल का जो इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन है वो जनरली डेवलपमेंट गोल्स को अफेक्ट करते हैं। So it's possible that development for one may not be development for others, and in some cases it may be destruction for others. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पर्सन क्या सोचता है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, ये सब कुछ चीज़ें जो उसका डेवलपमेंट गोल्स को इफेक्ट करती है। और ये पॉसिबल है कि जो डेवलपमेंट है वो किसी के लिए तो हो डेवलपमेंट, पर दूसरे के लिए ना भी हो सकती है, और कभी कभार कुछ केसेस में तो वो उसके लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है दूसरे के लिए। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मैनी पीपल लार्ज डैम्स आर सिंबल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। तो आपने देखा ही होगा कि डैम बनते तो हम सोच रहे हैं कि देश की तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। हाउएवर, बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स रिजल्ट्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ विलेजर्स एंड ट्राइबल फ्रॉम देयर होम एंड लैंड। तो अब यहाँ पे हमारा सबके लिए तो डेवलपमेंट हुई, पर डिस्ट्रक्शन किसके लिए हुई? जो वहाँ पे रह रहे हैं। देखो, डैम बनेगा तो लैंड चाहिए बनाने के लिए, लैंड चाहिए, लैंड में लोग रह जाएंगे, तो लोग डिस्प्लेस हो गए अपनी जगह से, और सिर्फ वो अपनी जगह और घर ही नहीं खोएंगे, दे विल ऑल्सो लूज देयर लाइवलीहुड, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं और उन्होंने वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया और वहीं से वो पैसा कमाते हैं, चाहे वो मछली पकड़ के कमाए, चाहे वो पेड़ बेच के, लक्कड़ काट के कमाए, जैसे मर्जी, पर वो उनकी वहाँ की आदत है, वो अपना लाइवलीहुड भी खोएंगे। तो हमारे लिए तो ये डेवलपमेंट हुई, पर उन लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन हुई। देयरफॉर विलेजेस ऑफन रिजेंट एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। तो ज़्यादातर ऐसा इसमें केसेस होते ही है कि जब हम बड़े डैम्स बनाए तो ऐसे प्रोटेस्ट आम बात है। जैसे कि वन सच केस वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम। जैसे हमने जब पार्ट 1 में पढ़ा था, तो उसमें क्या था, सरदार सरोवर डैम की हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी। जब उसकी हाइट बढ़ा रही थी तो बढ़ा रहे थे, तो लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया था, क्योंकि हाइट बढ़ाने के लिए उनको बेस भी बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के लिए उनको जगह चाहिए, जिसके कारण लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था। और मैं फिर क्या करूँ, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको सब कुछ ईजिली समझ आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ह्यूमन बीइंग डज डेवलपमेंट ओनली रेफर्स टू गुड इनकम? एक इंसान के लिए क्या डेवलपमेंट सिर्फ एक गुड अच्छी इनकम को रेफर करेगी? इफ नो, अगर ये नो है तो व्हाट वुड बी द अदर फैक्टर्स? अगर तुम्हारा आंसर नो है तो और कौन से फैक्टर्स होंगे दैट मे बी इंक्लूडेड इन हिज डेवलपमेंटल गोल्स, जो उसके डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूड करेंगे? और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स अदर देन इनकम दैट आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दोनों फॉर्म में किसी से में भी आ सकता है। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, फॉर अ ह्यूमन बीइंग development not only refers to good income but also includes some other factors like health, education, security। तो हाँ, जो डेवलपमेंट है उसमें सिर्फ इनकम इंक्लूड नहीं होती। किसी इंसान के डेवलपमेंट सिर्फ वो अच्छी इनकम पाना नहीं होगा, हाँ वो उसका सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे हो सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि बस इनकम पा ली तो उसके लिए डेवलपमेंट खत्म। तो ये भी कुछ फैक्टर्स है, और अगर वो कहते हैं कि स्टेट यानी 3 फैक्टर्स, तो आप इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए थोड़ा जानते हैं। हेल्थ, तो विदाउट प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नो मैटर हाउ मच अ कंट्री अर्न्स इट विल बी एबल टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू इट्स पीपल। तो कहता है अगर तुम्हारे पास हेल्थ ही नहीं होगी तो तुम जितना मर्जी पैसा कमा लो उसका क्या करोगे? तो उससे कोई मैटर नहीं करता कि वो कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा है, जब हेल्थ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है तो क्या करोगे? सेकंड था एजुकेशन, ठीक है। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स एजुकेशन हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लीडिंग अ क्वालिटी लाइफ। तो अब कुछ कुछ समय से आप जानते हैं कि कुछ सालों से एजुकेशन जब से जो सारे देश आज़ाद हुए हैं और अब एजुकेशन को कितनी प्रायोरिटी दी जाती है, तभी तो आज ये देखिए अब हम सब पढ़ रहे हैं। अराउंड अब लिटरेसी रेट भी कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये सब इसी करके, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है लाइफ का। If a country has a high income but the literacy rate is low, it can't be considered developed। जब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके UNDP के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसमें जानेंगे कि उसमें एजुकेशन का क्या रोल है। और एक और सिक्योरिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोर देन इनकम पीपल वांट टू हैव अ सिक्योर लाइफ। तो जब इनकम से ज़्यादा पीपल चाहते हैं एक अच्छी सुरक्षित ज़िंदगी हो। अ कंट्री शुड बी एबल टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन विद अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब मान लीजिए एक कंट्री है जिसके पास लोगों का पैसा भरा है, पर वहाँ पे ना कोई प्रॉपर पुलिस सिस्टम है, ना कोई सिक्योरिटी सिस्टम है, तो पूरा दिन लोगों को अपने पैसों का चुराने का डर होगा। और अगर पैसे चुराने का डर होगा तो उनको मतलब किडनैपिंग, उनको धमकाना, तो और कई चीज़ें हो सकती है। इसलिए कह रहे कि सिर्फ इनकम ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये सब भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डेवलपमेंट इज रेफर टू एज मिक्स ऑफ गोल्स। जो डेवलपमेंट है हम उसको मिक्स ऑफ गोल्स, अलग अलग गोल्स का एक मिशन क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। For a development, people do look at mix of goals, which not only focus on seeking, earning more income, but also on non-material aspects like equal treatment, respect of others, dignity of labor, a safe and a secure environment, pollution-free surroundings। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो डेवलपमेंट को मिक्स ऑफ गोल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम ही नहीं देखी जा सकती, और भी चीज़ें देखी जाती है, जैसे सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले, और किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, सबको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले। तो बार बार इस चैप्टर में एक ही बात पे जोर दिया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इनकम नहीं होती, और भी चीज़ें होती है। हाँ, माना कि जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ इनकम को देखता है, पर आगे जब हम नेक्स्ट पार्ट में UNDP पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि वो इनकम भी के अलावा भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह समझा लीजिए कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Why sometimes people may have a conflicting development goal, justify with the help of an example। तो हमने जब चैप्टर रीड किया था मेरे साथ, तो आपने जब देखा ही होगा कि मैंने आपको समझाया था कि पीपल के कन्फ्लिक्टिंग गोल्स क्यों हो सकते हैं, और मैंने आपको डैम वाली एग्जाम्पल भी दी थी। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे लिंक से ज़रूर देखिएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एज ऑल आर नॉट इक्वल डेवलप्ड। सबसे मेन रीज़न तो हो गया कि अलग अलग पीपल के अलग अलग गोल क्यों होते हैं, क्योंकि सारे इक्वली डेवलप्ड नहीं है। और कन्फ्लिक्टिंग गोल मीन्स
that development goals of a particular person or group is harmful and opposite to another person's development goal। और जब गोल और गोल्स जो है वो कन्फ्लिक्टिंग कब हो जाते हैं, वह तब हो जाता है कि जब एक पर्सन के जो डेवलपमेंट गोल है वो किसी और पर्सन के डेवलपमेंट गोल को हार्म करे या उसके लिए उसके ऑपोजिट हो। मान लो एक जना कह रहा है कि मैं सही हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आगे इसका एग्जांपल बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अ रिच बिजनेसमैन कैन हैव अ डेवलपमेंट गोल ऑफ इरेक्टिंग अ लार्ज डैम, ठीक है। अब एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका गोल तो हो गया चलो कि मैं एक लार्ज डैम बनाऊंगा, मेरे प्रॉफिट होगा, ठीक है। वहीं पे अभी उसका डेवलपमेंट गोल है कि मैंने डैम बनाना, ठीक है। अब उस सिनेरियो में देखो, जहाँ पे वो डैम बनाएगा उस प्लेस में कुछ लोग रहेंगे। डैम बनाने के लिए उसको जगह चाहिए, हवा में तो बनाएगा नहीं, बनाएगा तो ज़मीन पे। अब ज़मीन पे जहाँ पे बनाएगा वहाँ पे कुछ लोग रहेंगे कि नहीं, खाली ज़मीन मिलना तो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो सपोज करिए वो ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे कोई गांव बसा हुआ है, तो गांव के लोग जो है उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि हम यहाँ पे रहे, हमारा घर थोड़ा अच्छा बने, और उनके लिए तो वहाँ के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट गोल। लेकिन जब वो बिजनेसमैन अपना वहाँ पे डैम बनाएगा तो उसका बिजनेसमैन का तो डेवलपमेंट गोल पूरा होगा, पर जो वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उनकी लाइवलीहुड जाएगी, उनका घर जाएगा, उनका वहाँ उस जगह से प्यार जो जाएगा, तो उनके लिए तो उसका डेवलपमेंट गोल उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ऐसे केस में जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ये कैन बी कन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is national development? What are the aspects covered under the national development? अब हमने बताना कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं। It is a comprehensive term. It includes improvement in the living standard of the people, increase in per capita income, providing social amenities like education, medical care, social services, etc. to the citizens of the country. तो जो नेशनल डेवलपमेंट है ये एक ऐसी टर्म है कि जिसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो। क्या चीज़ की इम्प्रूवमेंट हो? जो पीपल है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड और जिस कंडीशन में अभी रह रहे हैं वो और इम्प्रूव हो, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है, मैंने आपको बताया था पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि टोटल जितनी रेवेन्यू होता है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो कंट्री की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करनी है, प्रोवाइडिंग सोशल अमेनिटीज़ लाइक एजुकेशन, और साथ ही साथ जो लोग हैं उनको सोशल अमेनिटीज़ मिले, जैसे सोशल अमेनिटीज़ होगी पब्लिक फैसिलिटीज़, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, और मेडिकल केयर हो गया, सबको इक्वल मेडिकल केयर मिले, सोशल सर्विसेज मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और अब जानते कौन से एस्पेक्ट कवर होते हैं नेशनल डेवलपमेंट के अंदर। तो आइए, अंडर नेशनल डेवलपमेंट अ कंट्री यूजेस इट्स रिसोर्स एज इन अ फेयर एंड जस्ट वे। एक मिनट, यहाँ पे एक सेकंड वेट कीजिए। उम्मीद है अब मेरी आवाज़ आपको और अच्छे से आ रही होगी। एक्चुअली मेरे माइक पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने कह रहे थे कि इसके एस्पेक्ट क्या हो सकता है। एक एस्पेक्ट हो सकता है कि कंट्री के जो रिसोर्सेज है, मैंने आपको बताया था कि नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए डिस्क्रिप्शन में जाके। तो मैंने आपको बताया था नेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो रिसोर्सेज नेशन को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक्सपेक्ट नेशनल डेवलपमेंट का ये होना चाहिए कि जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको सही ढंग से और एक जस्ट वे में यूज़ किया जाए। मतलब ये नहीं कि कहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो रिसोर्स का यूज़ नहीं हो रहा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और जैसे मान लो लोग है, लोगों को चाहिए कि हमें मान लो हॉस्पिटल्स बनाए जाए, उनको मेडिकल केयर की ज़रूरत है, और हम रोड बनाने में लगे हैं, तो रिसोर्सेज का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं, तो ये नेशनल डेवलपमेंट नहीं होगी। लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक फेयर यूज़ में हम रिसोर्सेज का यूज़ करें, ठीक है। सेकंड उन्होंने जो एस्पेक्ट कहा है वो क्या कहा है, अंडर दिस ओनली दोज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड विच वुड बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इसके अंदर नेशनल डेवलपमेंट के अंदर वही पॉलिसीज़ वही प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाए जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट करे। ये नहीं होना चाहिए कि हम इतने पैसे लगा रहे हैं और एक पॉलिसी बनाए, ऐसा लॉ बनाए जिसके कारण सिर्फ थोड़े लोगों को बेनिफिट हो और उससे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो। तो ऐसा नहीं होता नेशनल डेवलपमेंट में। थर्ड पॉइंट,
तो थर्ड पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं, अंडर दिस कंट्रीज फोकस मोर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स एजुकेशनल, हेल्थ एंड देयर अदर सोशल सर्विसेज। तो नेशनल डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीज ज़्यादा फोकस करती है अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब यानी पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसे पब्लिक स्कूल्स हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है। और इसमें इंक्लूड्स विच, इसमें इंक्लूड होगा एजुकेशनल हो गया, हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड अदर सोशल सर्विसेज। तो अगर लोगों को सही फैसिलिटीज़ मिलेगी तो कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी, और इसलिए ये नेशनल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्राइब 3 फीचर्स ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन योर नोशंस। नोशंस मतलब होता है हमारे विचार, ऑफ व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो हमने 3 फीचर्स बताने हैं एक डेवलप्ड कंट्री जो होनी चाहिए। एक डेवलप्ड कंट्री, उसके अगर कोई होती है तो उसकी क्या फीचर्स हो सकता है, मैं ऐसे 3 फीचर्स बताने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक पैराग्राफ लिखना छोटा सा हमारे विचारों पर, जो इंडिया को एक डेवलप कंट्री बना सकते हैं। अभी इंडिया एक डेवलप कंट्री नहीं है इतनी, पर ऐसे कौन से विचार हो हमारे जो उसको बना सकता है, ये जानते हैं। तो एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2020, एनी कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,535 per annum and above is termed as a rich or developed country। तो यहाँ पे हमने तो पहले बताया कि डेवलप कंट्री होती क्या है। आपकी बुक में हो सकता है कि ये जो वैल्यू है पर कैपिटा इनकम की, इसमें डिफरेंस हो, क्योंकि सबके पास अलग अलग बुक्स है और सबकी वैल्यू, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक का वो हर साल ये चेंज करता है, हर साल नवी रिपोर्ट इशू करता है। तो आपको कोई भी लिखाइए, बस उसके साथ अगर उसका सही करेक्ट ईयर मेंशन करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स है, यहाँ पे ये ओवरऑल इंडिया कंडक्ट होने हैं। इसलिए जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, वो अगर आपने साथ में ईयर करेक्ट लिखा है तो वो आपको मार्क्स देगा, क्योंकि हर बच्चे के पास अलग एडिशन की बुक है, किसी में कोई वैल्यू लिखी है, किसी में कोई। तो मैं आपको लेटेस्ट वैल्यू बता दूँ, ये 2020 की वैल्यू है विच इज़ 12,535। अगर आप लिख के आते हैं 2020 साथ में वैल्यू, तो कोई इस वैल्यू को गलत नहीं करेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर किसी कंट्री की एक साल में उसकी जो पर कैपिटा इनकम निकलती है, जैसे मान लो अगर कोई पर्सन निकलती है और 1 साल की होती है वैल्यू, और कोई कंट्री की 12,535 से अबव जा रही है, तो वो कंट्री एज अ रिच और डेवलप्ड कंट्री मेंशन की जाएगी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, नॉट यूएनडीपी, ओनली वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो सच कंट्रीज हैव अ हाई लिटरेसी रेट। ऐसी कंट्रीज के ज़्यादातर लिटरेसी रेट हाई होता है, क्योंकि एजुकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तभी हम बड़े बन सकते हैं, अच्छी इनकम हो सकती है। तो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली हाई लिटरेसी रेट होता ही है। और थर्ड जो एक डेवलप कंट्री का फीचर होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज आर एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर। तो ज़्यादातर पीपल ऐसे सर्विस सेक्टर में इंक्लूडेड होते हैं। अब आइए हम अपने कुछ विचार बताते हैं जिसके कारण इंडिया एक डेवलप कंट्री बन पाए। फर्स्ट, इंडिया शुड हैव हायर पर कैपिटा इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी GDS, एक मिनट, सॉरी मैं गलत बोल गया, GDP। तो हमने सुना ही होगा कभी पर न्यूज़ में कि इंडिया की GDP डाउन जा रही है, अबव जा रही है, तो उसका फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है कि इंडिया में जितना भी उत्पादन और प्रोडक्ट उन सब का वैल्यू टोटल करके एक साल में इंक्लूडेड, उसको कहते हैं GDP। तो इंडिया शुड हैव हायर पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए और हायर GDP होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया शुड हैव एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बेटर रोड, बेटर टेलीकॉम, बेटर हेल्थ एंड बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो इंडिया के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर पब्लिक ग्रो करेगी तो नेशन भी ग्रो करेगा। तो थर्ड पॉइंट हो सकता है द सर्विस सेक्टर शुड प्रोवाइड मोर इनकम। जो सर्विस सेक्टर है वो उसको वेजेस ज़्यादा है और मोर इनकम प्रोवाइड करे। इंडिया शुड पे स्पेशल अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में ज़्यादातर सेक्टर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो इंडिया को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे। देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं जिसके पास है उसको और मिल जा रहा है और जिसके पास है ही नहीं उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी ही चाहिए। There should be extension of entrepreneurship, training, loan and labor
इंटेंसिव टेक्निक। तो एक्सटेंशन मतलब ज़्यादा लोगों को एनकरेज करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योर उनको कहते हैं कि जो कोई अपना नवा आइडिया से एक नवा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो स्किल्स जिससे हम एक नवा बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो इंडिया को इनकरेज करना चाहिए, लोगों को ऐसी स्किल्स देनी चाहिए, ऐसे फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए जिसमें उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाए, ट्रेनिंग दे रिलेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स, लोन एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स उनको बताए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड? तो आइए जानते हैं। ये मुझे उम्मीद आपको आपने पहले ही गेस कर लिया होगा। इट इज़ द एवरेज दैट व्हाट अमाउंट ऑफ मनी ईच पर्सन इन अ कंट्री अर्न्स। तो एक एवरेज फाइंड की जाती है कि एक कंट्री में एक पर्सन एक साल में कितना पैसा कमा सकता है। तो एक एवरेज निकाली जाती है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन द टोटल इनकम ऑफ नेशन इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इट इज़ कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। और ये कैलकुलेट कैसे होती है, इसकी डेफिनेशन में छुपा है। हम इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की जीडीपी और जितना भी कंट्री ने कमाया एक साल में पूरी सारी पॉपुलेशन को मिला के, तो टोटल किया जाता है उसका, और उसको किससे डिवाइड किया जाता है, बाय द टोटल पॉपुलेशन, और वहीं से निकल आती है हमारी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो आप वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं, आइए इसका आंसर देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड to providing financing, advice and research to developing nations to aid their economic advancement। तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो किस में जुटी हुई है, प्रोवाइड फाइनेंसिंग एडवाइस कंट्रीज़ को, जो कंट्रीज़ है उनको एक फाइनेंसिंग एडवाइस देती है, उनको डेवलप करने में हेल्प करती है, जब उनको कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उनको लोन देती है, या जिन कंट्रीज के पास ज़्यादा पैसा है उनसे पैसे लेके उनको इंटरेस्ट भी देती है। तो एक तरह का ये वर्ल्ड लेवल में बैंक हो गया कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का एक रोल भी है, वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक रैंक्स, वो अलग अलग कंट्री को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब जानते हैं वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो क्या है। द वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड एनुअली, तो ये हर साल पब्लिश होती है, और ये कब से पब्लिश होनी स्टार्ट हुई है, 1978 से ये पब्लिश होना स्टार्ट हुई है। is an invaluable guide to the economic, social and environmental state of the world today। तो एक बहुत इनवैल्यूएबल गाइड है जो हमें क्या इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड टुडे इन्वायरमेंटल स्टेट वर्ल्ड की बताती है, और ये वर्ल्ड बैंक इशू करता है, हर साल इशू करता है, और ये 1978 से इशू होना स्टार्ट हुई है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why income is most important factor for comparison between countries? तो इनकम क्यों इतना ज़रूरी बन चुका है कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है, ऐसा क्यों है हमें ये बताना है, आइए जानते हैं। For comparing country, their income is considered to be one of the most important attribute। तो जब हम कंट्री के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं तब इनकम एक बहुत ज़रूरी फैक्टर बन जाता है, और वो क्यों बन जाता है, क्योंकि कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जिन कंट्री के पास ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादातर बाकी कंट्रियों से डेवलप ही होती है, क्योंकि वो ज़्यादा इनकम है तो अपने पब्लिक फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा खर्च सकती है, पब्लिक पे ज़्यादा खर्चा कर सकती है, और जब पब्लिक ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली नेशन भी ग्रो करेगा। कंट्रीज विद हायर इनकम आर, सॉरी ये तो पढ़ लिया। दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा खर्चा होगा, और पब्लिक पे जब ज़्यादा खर्चा होगा तो पब्लिक ग्रो करेगी, और जब पब्लिक ग्रो करेगी तब नेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। According to World Bank, what is the per capita income for being a rich country and what should be the per capita income for being a low income country? तो अब इसमें बताना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वैल्यूज़ है वो सारी डिफ्रेंशिएट करेगी और 100% करेगी, क्योंकि हर बच्चे के पास अलग वो का, कोई किसी साल की है, कोई किसी साल की है। तो मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आप कोई भी लिखाइए जो आपकी बुक में मेंशन है, पर एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, साथ में ईयर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपने ईयर मेंशन नहीं किया
किया तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा कि नहीं, पर अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं, चाहे आज की लिखे चाहे 10 साल पुरानी लिखे, पर साथ में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा तो आपको पक्का मार्क्स मिलेगा। और मैं जो आपको वैल्यू बता रहा हूँ ये 2020 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेटेस्ट बता रहा हूँ। तो अगर आप ये चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, पर साथ में आप 2020 ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वैल्यू को कोई गलत नहीं कर सकता। तो आइए रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2020, तो जो 2020 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि एनी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम $1036 पर एनम, एक साल की जो उनकी पर कैपिटा इनकम है उससे लोअर है, तो वो कंट्री इज कंसीडर टू बी ए लो इनकम कंट्री। तो वो वैसी कंट्री एक लो इनकम कंट्री में कंसीडर की जाएगी। और अगर उसकी इनकम $1036 के से लेकर $4045 के बीच में है पर कैपिटा इनकम, तो वो कंट्री क्या कंसीडर की जाएगी, इज कंसीडर टू बी एन लोअर मिडल इनकम कंट्री। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, आपके ही आगे फायदा आएगा। तो अगर किसी की ये इस दो वैल्यू के बीच में पर कैपिटा इनकम आती है तो उसको हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री कंसीडर करेंगे। और अगर किसी कंट्री की वैल्यू पर कैपिटा इनकम $4046 से लेकर $12,535 के बीच में आती है तो उसको हम अपर मिडिल इनकम कंट्री कंसीडर करेंगे। ठीक है, अपर मिडिल कंट्री, वो थी लोअर, ये थी अपर। और अगर किसी कंट्री की वैल्यू जो 2020 के अकॉर्डिंग $12,535 पर एनम कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम है उससे अबव आती है, तो वो कंट्री को हम हाई इनकम कंट्री कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाले हुए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या उसका प्रिंट भी निकला सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आप बस समझिए, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से समझिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ये बुक। तो शायद यहाँ पे बुक रहने दीजिएगा, लगता नहीं पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, गलती से लिखा गया। वहाँ पे सीधा पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हर साल वेरी करती है, अब कोई भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर साथ में ये ज़रूर लिखिएगा, वरना मैं कोई गारंटी नहीं लेता आपको मार्क्स मिलेगी नहीं। अब मैं आपको जो वैल्यू बता रहा हूँ वो 2020 के अकॉर्डिंग लेटेस्ट बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द डाटा 2020, इंडिया हैज़ पर कैपिटा इनकम ऑफ $1361। ठीक है, ये इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 2020 में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $1036 से लेके $4045 के बीच में आती है तो उसको हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री कंसीडर करेंगे। तो इसलिए यहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई इंडिया इज कंसीडर एज लोअर मिडिल इनकम कंट्री, तो ड्यू टू इट्स पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं और ध्यान से लिख दीजिएगा, इसको बस मोल्ड करना आपने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? कौन सा मेन क्राइटेरिया जो यूज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जब वो डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंक करता है, और इस क्राइटेरिया जो वो क्राइटेरिया यूज़ करता है उसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, इस पार्ट में हम वर्ल्ड बैंक को कवर कर रहे हैं, अगले पार्ट में हम यूएनडीपी को कवर। द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इज पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड करता है। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक हैज गिवन द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन क्लासिफाइंग द रिसोर्स कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक ने ये क्राइटेरिया दिया है कंट्रीज को क्लासीफाई करने का, कौन सा ये जानते हैं। रिच और हाई इनकम कंट्री को वो कंसीडर करता है, कौन सी कंट्रीज को वो रिच और हाई कंसीडर करता है, जिनकी पर कैपिटा इनकम, अभी हमने जाना था पर कैपिटा इनकम क्या था, जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,535 पर एनम हो और अबव। यहाँ पे फिर गलती होगी, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 2020 आएगा ना कि 2010, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। तो और मैं आपको जो डाटा दे रहा हूँ 2020 के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 2020 आएगा। आर कॉल रिच कंट्रीज, कौन रिच कंट्रीज होगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,535 पर एनम से ज़्यादा होगी। और पुअर और या लो इनकम कंट्री कौन से कंसीडर की जाएगी, जिनकी पर कैपिटा इनकम $1036 पर एनम से कम होगी। ठीक है, अब इस जो ये क्राइटेरिया इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस ये है, इट कवर्स ओनली इनकम एस्पेक्ट, सबसे बड़ी कि वो सिर्फ इनकम को इंक्लूड करता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इट इग्नोर्स फैक्टर्स लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, हेल्थ, इन्वायरमेंट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्या होता है
कि जो रेट जिसमें क्या होता है कि जैसे अब कोई बच्चा पैदा होता है तो कई बार क्या होता है बच्चे पैदा होते हैं साथ ही ऑपरेशन के कारण या तो मर जाते हैं, कोई कैसी कंडीशन हो जाती है, तो किस रेट में पर 1000 बच्चों में एक एवरेज निकाली जाती है कि पर 1000 बच्चों में इतनी एवरेज के बच्चे मर रहे हैं, तो वो रेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। अभी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। और लिटरेसी रेट आप जानती होगी एक कंट्री में कितनी परसेंट लिटरेसी रेट है, कितने लोग एवरेज पढ़े हुए हैं, और तो ये सब फैक्टर्स को वर्ल्ड बैंक डिस्क्लूड करता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तभी इसकी कुछ लिमिटेशंस है और इन्हीं लिमिटेशंस के कारण यूएनडीपी बनाया गया है, और वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इट डज नॉट गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, और ये ठीक से भी नहीं, इसका एक और लिमिटेशन है कि ये जो इनकम है उसका ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता डिफरेंट लेवल्स पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब मान लीजिए एक ऐसी कंट्री है जिसमें कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और कुछ तो बहुत ही कम, तो इसमें हम तो एवरेज निकालते हैं, हम तो ये सोच लो कि हर आदमी इतना कमा लेता तो बहुत है, पर जो कि सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज एवरेजेस, आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूजेस, इलस्ट्रेट योर ओन एग्जांपल रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आप कोई भी चीज़ अगर कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए और ध्यान से सुनिए प्लीज़। टोटल इनकम इज नॉट एन एडिक्वेट क्राइटेरियन टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा कि वर्ल्ड बैंक जो सिर्फ इनकम के बेस पे करता है वो बिल्कुल सही नहीं है, एक इनएडिक्वेट क्राइटेरिया है। तो बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि अलग देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा टोटल इनकम, इन्होंने पर कैपिटा इनकम नहीं कहा, इसको बात ध्यान, कई लोग इसको पर कैपिटा इनकम समझ लेते हैं। टोटल इनकम उन्होंने कहा कि लोग कितना कमा रहे हैं, हम पर कैपिटा इनकम निकालते ही क्यों है, उसको पॉपुलेशन से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर कंट्री की अलग पॉपुलेशन है। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि व्हाई डू वी डिवाइड द टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, बिकॉज एवरी कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन। तो इसमें तो 2-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। सो टोटल इनकम डज नॉट टेल्स अस अबाउट द इनकम ऑफ एवरेज पर्सन, ठीक है, व्हाइल एवरेज इनकम टेल्स अबाउट इट। ठीक है, इसलिए हम एवरेजेस यूज करते हैं कि जो टोटल इनकम है वो हमें एवरेज के बारे में नहीं बताता कि टोटल इनकम तो बता रहे कि ये कंट्री इतना कमाती है, पर पॉपुलेशन डिपेंड करती है। अब मान लीजिए इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, और वहीं पे कोई और कंट्री ले लीजिए जिसकी 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, पर वहां पे 10 करोड़ के 10 करोड़ लोग इतना कमा रहे हैं और इंडिया में कुछ ही मान लीजिए सिर्फ 20 करोड़ कमा रहे हैं, तो देखा जाए तो डेवलप कंट्री कौन होगी, वो 10 करोड़ वाली, पर उसमें सिर्फ है ही 10 और हमारे पास 130 करोड़ जिसमें से 20 करोड़ कमा रहे हैं, तो हमें तो ये लगेगा कि इंडिया ज्यादा डेवलप है, तो इसलिए हम एवरेज निकालते हैं। दैट इज वाई वी यूज एवरेज और एवरेज इनकम टू मेजर डेवलपमेंट। इट इज ऑल्सो अ गुड सिंपल क्राइटेरिया टू मेक कंपेरिजन बिटवीन टू कंट्रीज, और ये इजी क्राइटेरिया जब हम दो कंट्री को कंपेयर करें, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। वो क्या है, average income is useful for comparison, but it does not tells us how this income is distributed among the people. तो एवरेज इसकी लिमिटेशन क्या, कि एवरेज हमें ये तो बता देती है हाँ कि ये एवरेज है, इतने परसेंट कमा रहा होगा, पर ये हमें कोई फिक्स नहीं बताती कि इतना ये 1% इतना कमा ही रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक कुछ परसेंट तो इतना ज्यादा कमा रही हो और कुछ बहुत ही कम हो, तो इसलिए इसका एक लिमिटेशन बन जाती है। दो एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इट ऑल्सो हाइड्स, ये नेक्स्ट इसमें करते हैं, तो हाँ, तो सॉरी वहीं तक था। तो कंपैरिजन जो एवरेज इनकम है वो माना कि कंपैरिजन करने में हमें आसानी करती है, पर वो हाइड भी करती है क्या, कि जरूरी नहीं हर पर्सन इतना ही कमा रहा हो, कुछ पर्सन तो बहुत भी कमा सकते हैं और कुछ बहुत कम। तो आइए इसको मैं आपको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक दो कंट्री लेते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहा, हम जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंट्री ए एंड कंट्री बी। ठीक है, हम दो कंट्री ले ली। तो कंट्री ए में क्या है, ये हमने मंथली इनकम लिया कि ठीक है एक मंथ की हमने लिया, जिसमें क्या कंट्री ए में क्या हमने एवरेज निकाली 5% की, हर 5% में से 1% इतना कमा रहा है। ठीक है, मान लिया हमने एवरेज निकाली 5% की, जिसमें क्या एक हर 5 में से 1% इतना कमा रहा है कंट्री ए में, और सेकेंड मंथ में सेकेंड पर्सन इतना कमा रहा है, थर्ड पर्सन इतना, फोर्थ पर्सन इतना और फिफ्थ पर्सन इतना। ठीक है, और एवरेज निकल गई 10,000। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एवरेज इसके आसपास है और सही लाई कर रही है। पर कंट्री बी में क्या हो रहा है,
कंट्री बी में फर्स्ट पर्सन 500 कमा रहा है, सेकंड पर्सन भी 500, थर्ड पर्सन भी 500, फोर्थ पर्सन भी 500, पर जो फिफ्थ पर्सन है वो सीधा ही 48,000। तो कितना डिफरेंस आया और एवरेज फिर उसकी 10,000 निकली। तो अब दोनों में एवरेजेस सेम है, पर आप फर्क दोनों में आराम से देख सकते हैं कि तो अब कौन सी कंट्री में रहना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली बात, अगर कंट्री बी में आप तभी रहना पसंद करेंगे अगर आप फिफ्थ पर्सन हो, पर अगर आप फिफ्थ पर्सन नहीं हो तो कंट्री बी में आप नहीं रहना पसंद करोगे। तो उम्मीद आपको एग्जांपल समझ आई होगी। तो आइए अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं। मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर टू लिव इन कंट्री ए। दिस इज बिकॉज इवन दो बोथ कंट्रीज हैव एन आइडेंटिकल एवरेज इनकम। तो अब आप देख सकते हैं दोनों कंट्रियों की एवरेज तो सेम है, पर कंट्री ए में आप इसलिए रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्यादा भेदभाव नहीं है। इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर, while most of the citizens in country B are poor and one person is extremely rich। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही पर्सन तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, बाकी जितने लोग हैं वो बहुत गरीब। तो इसलिए अब ज्यादातर लोग कंट्री ए में रहना पसंद करेंगे। Hence, while the average income is useful for comparison, it does not tell us how the income is distributed among the people। यही फिर से बात होगी कि एवरेज यूजफुल है क्योंकि वो हमें बता देता है कि एक एवरेज है, एक प्रोबेबिलिटी कि इतना पर्सन इतना कमाता होगा, पर वो हमें करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डैम्स आर कंसिडर्ड एज अ मेजर फैक्टर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, देन व्हाई डू सम पीपल अपोज डैम, गिव रीजन। तो जो डैम्स है वो ज्यादातर नेशनल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करता है, पानी इरिगेशन के लिए देते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग उसको अपोज करते हैं, क्यों करते हैं ये जानते हैं। Dams have an integral part of basic infrastructure by offering indispensable benefits like irrigation, hydropower, domestic and industrial water supply, food control, drought mitigation, navigation, fish farming and recreation। तो आप देख सकते हैं कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोपावर प्लांट लगाए जाते हैं जिससे पानी को गिरा के टर्बाइंस जनरेट घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और साथ ही साथ हमें वाटर सप्लाई देता है, फूड कंट्रोल करता है, जिससे और कितनी इसकी बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। लेकिन कई लोग उसको अपोज करते हैं, क्यों? क्योंकि बट द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड, क्योंकि डैम बनाने के लिए जगह तो चाहिए वहां। अब वहां उस जगह में कोई गांव होगा और कोई पीपल रह रहे होंगे तो उनको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपोज करेंगे बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ डैम। अपोज एक मिनट, यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी, सॉरी गलती से आ गई। अब देख लीजिए क्योंकि वो क्यों अपोज करेगा, यहाँ पे ये बताना है वो अपोज ही क्यों करेगा, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ, उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी एंड दे हैव टू लूज देयर हाउसेज एंड इवन देयर लाइवलीहुड, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उनका घर है और वहाँ की उनको आदत पड़ी हुई है और वहीं पे वो अपनी लाइवलीहुड गुजर बसर कर रहे हैं, तो उनको सब फुल चेंज लाना पड़ेगा और उनको सब अपना गंवाना पड़ेगा, इसलिए वो अपोज करेंगे। जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी सरदार सरोवर डैम की, बुक में भी एग्जाम्पल गिवन है, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी अब हिस्ट्री का चैप्टर पे, जो फर्स्ट चैप्टर है, और वो आएगी हमारा सैटरडे को 1 बजे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू।